आइए देखते हैं पेपर बीसीए जो है थर्ड सेमेस्टर का जो है पेपर का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। तो पेपर पहले देख लेते हैं, इसके बाद इसका जो है सलूशन जो है कैसे हमें लिखना है और सबका हम यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप जो है एग्ज़ाम में रिवीजन कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऊप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कुछ फीचर्स है, उसके बारे में आपको बताना है, जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस के बारे में बताना है यहाँ पर। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इशूज ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इसको पूछा गया है। इसके बाद सेकंड है बी, वाई सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूसेस रेफरेंस वेरिएबल। तो सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल का इंट्रोडक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बारे में बताना है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, क्यों आया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल बताना है स्टूडेंट्स। थर्ड का बी, व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मेंबर फंक्शन, और यह मेंबर फंक्शन से कैसे अलग हैं, इसको बताना है। इसके बाद जो है गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। डिस्कस विथ एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स द इम्प्लीकेशन ऑफ डिराइविंग ए क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास बाई पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर्स। किसी क्लास को पब्लिकली और प्रोटेक्टेडली कैसे हम डिराइव करते हैं, इसके बारे में बताना है और एग्जाम्पल देना है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या यूज है, इसको बताना है। राइट ए प्रोग्राम टू ओवरलोड पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। आपको जो है प्रोग्राम एग्जाम्पल बताने हैं कि कैसे हम पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट को ओवरलोड करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एम्बिग्यूटी। क्या एम्बिग्यूटी है जब हम जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस बेस्ड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या यूज है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ सूटेबल। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 का बी, एक्सप्लेन द जेनरिक फंक्शन विथ एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। इसके बाद जो है इसका जो है हम लोग जो है 1 बाई 1 जो है डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकैप्सुलेशन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इनकैप्सुलेशन ऊप्स के कुछ फीचर्स होते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे ऊप्स के फीचर्स हैं, जिसमें जो है यहाँ पूछा गया है इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो जैसा कि जब हम देखिए यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर लिख करके, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट कॉल्ड, ब्रैकेट में देखिए लिखा है कॉल्ड क्लास, इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम किसी क्लास को डिक्लेयर करते हैं, तो आप देखते हैं कि उस क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। इसको जो है एक यूनिट में जो है बाइंड किया जाता है। इस यूनिट को जो है भाषा में हम जो है ह्यूमन बीइंग के जो है लैंग्वेज में कहते हैं इनकैप्सुलेट किया गया है।
इंकैप्सुलेट का अर्थ यह है कि जो है जो फंक्शन जिस डेटा मेंबर से अटैच किया जाएगा वही मेंबर फंक्शन जो है उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। आउटर वर्ल्ड का जो है मेंबर फंक्शन उस क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कंसीडर ए कंपनी, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस मैच हो गया है। कंसीडर ए कंपनी, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस लाइक अकाउंट सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन, सेल्स सेक्शन। कोई कंपनी है स्टूडेंट जिसमें जो है अलग अलग सेक्शंस है। तो फाइनेंस सेक्शन जो है हैंडल ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डेटा रिलेटेड टू फाइनेंस। सिमिलरली सेल्स सेक्शन जो है सेल्स से रिलेटेड जो है डेटा को रखता है। नाउ देयर में अराइजेज ए सिचुएशन when for some reason an official from the finance section needs all the data about sales section in a particular month. In this case, he is not allowed to directly access the data of the sales section. He will first have to contact some other officer in the sales section and then request him to give the particular data. This is what encapsulation is. Here the data of the sales section and the employee that can manipulate them are wrapped into a single name sales section. Okay student, तो हम देख रहे हैं कि हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा जब हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस डिपार्टमेंट के किसी पर्सन से कांटेक्ट करते हैं। वह पर्सन जो है हमें जो है इंटरनल डिटेल को हिडन किए हुए जो है बिना बताए हमें अपने डिपार्टमेंट का डेटा जो है अगर हमें देता है तो जो पर्सन है उस डिपार्टमेंट के साथ जो है इनकैप्सुलेट किया गया है। ठीक है, आउटर वर्ल्ड को डेटा मिलेगा लेकिन जो है हम जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन किस ऑर्डर में है कैसे है उसको हम नहीं जान सकते, ओनली हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो यह हो गया स्टूडेंट इनकैप्सुलेशन। आइए देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो ये थियरी आप जो है वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ होता है कि कोई भी नेम है जिसका मीनिंग फॉर्म है, मेनी फॉर्म। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ ए मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। किसी मैसेज को हम जो है अलग अलग फॉर्म में अगर जो है लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वन नेम हैविंग डिफरेंट बिहेवियर। ओके स्टूडेंट, जैसे एक व्यक्ति है अलग अलग जो है इंस्टेंट पर अलग अलग व्यवहार कर रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक नेचर है। ए पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइक ए मैन एट द सेम टाइम इज ए फादर, ए हस्बैंड, एन एम्प्लॉई। कोई व्यक्ति जो है अपना जो है अलग अलग टाइम पर अलग अलग व्यवहार करता है। कोई व्यक्ति एक समय में फादर का रोल करता है, दूसरे समय में एम्प्लॉई का रोल करता है और तीसरे समय में जो है टीचर का रोल करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर कर रहा है। सो द सेम पर्सन possesses different behavior in different situation. This is called polymorphism. तो आइए स्टूडेंट देखते हैं एन ऑपरेशन में एक्सहिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंसेज। कोई भी ऑपरेशन जो है अलग अलग इंस्टेंस पर अलग अलग व्यवहार कर रहा है। द बिहेवियर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड इन द ऑपरेशन। तो यह हमारा जो व्यवहार है हमारा उस अलग अलग टाइप के डेटा पर डिपेंड करता है। C++ सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट C++ जो है पॉलीमॉर्फिज्म को दो तरह से इम्प्लीमेंट करता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम ऑपरेटर अलग बिहेवियर करता है और फंक्शन ओवरलोडिंग में सेम फंक्शन अलग अलग बिहेवियर करता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं
कि जैसे प्लस ऑपरेटर है तो प्लस क्या है, प्लस जो है साइन के लिए भी यूज होता है और प्लस हमारा जो है एडिशन करने के लिए भी होता है। ओके स्टूडेंट, उसी तरह से स्टूडेंट हमारा कोई फंक्शन है सम करने का, तो सम करने का फंक्शन है तो मान लेते हैं सम से हम 2 नंबर भी ऐड कर सकते हैं, उसी सम फंक्शन से 3 नंबर का ऐड कर सकते हैं, सम फंक्शन से हम 4 नंबर का एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सम हमारा क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह व्यवहार कर रहा। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल दिए हैं, मैं दिया हूँ, आप इसको 1 बाय 1 रीड कर। देखिए लिखा हूँ, सपोज वी हैव टू राइट ए फंक्शन टू ऐड सम इंटीजर्स, sometime there are 2 integers, sometime there are 3 integers. We can write the addition method with the same name having different parameters. The concerned method will be called according to parameters. The capability of a class to derive property and characteristic from another class is called inheritance. तो ये तो आप जानते हैं कि हम कोई भी जो है क्लास किसी दूसरे क्लास से जब डिराइव होता है तो इस फीचर्स को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ डिफिनीशन है, इसको भी उसी बहाने क्वेश्चन के बहाने आप रिवाइज कर लीजिए। सब क्लास क्या होता है, द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास। तो कोई क्लास किसी अनदर क्लास से कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, लेता है, उधार लेता है, एक्सेस करता है, तो उसे हम कहते हैं सब क्लास। सब क्लास का दूसरा नाम है डिराइव्ड क्लास। सुपर क्लास देखिए क्या होता है, द सुपर क्लास, द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास। वह क्लास जिसकी प्रॉपर्टी को कोई सब क्लास उधार लेता है, एक्सेस करता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट सुपर क्लास। जिससे हमारा क्लास डिराइव होता है उसे सुपर क्लास कहते हैं, और जो क्लास और डिराइव क्लास को, जनरेटेड क्लास को, न्यू क्लास को हम कहते हैं सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। देखिए इनकी प्रॉपर्टी क्या है, रीयूजेबिलिटी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या होता है, कोई भी हमने जो है प्रोग्राम बनाया है तो हम उसके फंक्शनलिटी को, उस क्लास के जो है डेटा को हम जो है दोबारा न लिखना पड़े, उसके लिए हम जो है सिंपली जो है हम क्या कर सकते हैं, नया क्लास बना करके उसको एक्सटेंड करके हम जो है उसको जो है बेस क्लास के जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी फीचर्स को हम कहते हैं इनहेरिटेंस सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। When we want to create a new class and there is already a class that includes some of the code that we want, we can derive our new class from existing class. By doing this, we are reusing the field and method of the existing class. तो जैसा कि स्टूडेंट हम जब एक क्लास जब दूसरे क्लास से डिराइव होती है तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ओल्ड क्लास के डेटा और फंक्शंस को हम न्यू क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, डॉग, कैट, काऊ, कैन डिराइव फ्रॉम एनिमल बेस क्लास। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमने एनिमल क्लास का कोई एनिमल नाम का कोई जो है बेस क्लास बनाया है। तो एनिमल देखिए, डॉग भी एनिमल है, कैट भी एनिमल है, काऊ भी एनिमल है, तो हम कह सकते हैं कि यह सभी जो है एनिमल क्लास से डिराइव है। ओके स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 2 का ए। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोग्रामिंग मॉडल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल लैंग्वेज एक वो मॉडल है जो हमारा जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है और जिसमें हम जो है जिसमें हमें जो है फंक्शन को कॉल करके हम जो है उस के कोड को हम जो एक्सेस करते हैं। प्रोसीजर आल्सो नोन एज रूटीन, सब रूटीन और फंक्शन। प्रोसीजर को स्टूडेंट्स हम जो है फंक्शन या सब रूटीन भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स
इनके क्या हैं? फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, बेसिक, पास्कल, सी। ये सभी क्या है स्टूडेंट? प्रोसीजर लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोग्रामिंग मॉडल विच इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टूडेंट वह जो है ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ मेथड। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है डेटा को कंटेन करता है एट्रीब्यूट के फॉर्म में और कोड को कंट्रीब्यूट करता है मेथड के फॉर्म में। In object-oriented programming, computer programs are designed using the concept of object that interact with the real world। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है एक हमारा जो है हम यह मानकर चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेबल एंड दैट हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। और उप्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, जावा, सी प्लस प्लस, पर्ल, पाइथन, रूबी, पीएचपी। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं कि जो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सिस्टम है उनके कुछ डिफरेंस क्या है। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस, इन प्रोसीजरल सिस्टम द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। प्रोसीजरल लैंग्वेज में स्टूडेंट हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं फंक्शन। और देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में क्या होता है? In object oriented system, the program is divided into small parts called objects। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में स्टूडेंट प्रोग्राम को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे पीस में डिवाइड करते हैं जिसे हम फंक्शन करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में हम प्रॉब्लम या किसी प्रोग्राम को हम जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ईच ऑब्जेक्ट हैव यूनिक एट्रीब्यूट्स। ओके स्टूडेंट्स, procedural language follow, procedural programming follow top down approach, object oriented programming follow a bottom up approach। there is no access specifier in procedural programming। procedural programming में कोई access specifier यूज नहीं होता। object oriented programming has access specifier like public, private, protected। adding new data and functions is not easy। तो प्रोसीजरल में स्टूडेंट्स डेटा एंड फंक्शन को ऐड करना आसान नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो है डेटा एंड फंक्शंस का ऐड करना इजी होता है। प्रोसीजरल आगे देखिए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे ऑफ हाइडिंग डेटा। इस कारण देखिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा को हाइड करने का कोई जो है मैकेनिज्म नहीं होता है, इसलिए यह लेस सिक्योर होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड होता है। इसके कारण से हमारा जो डेटा होता है वह सिक्योर होता है। आगे देखिए, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आता है। आगे, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग देयर इज ए नो कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग एंड इनहेरिटेंस। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग एंड इनहेरिटेंस इज यूज्ड। तो यहाँ पर डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पर डेटा हाइडिंग और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द फंक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डेटा। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट फंक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू डेटा, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में डेटा हमारा जो है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एज कंपेयर टू फंक्शन। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द अनरियल वर्ल्ड। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है हमारा जो है अनरियल वर्ल्ड पर जो है डिपेंड है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है हमारा स्टूडेंट बेस्ड है रियल वर्ल्ड। आगे देखिए स्टूडेंट, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग मीडियम साइज प्रोग्राम। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के थ्रू हम मीडियम साइज का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम जो लेंदी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बिग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूजेज द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेज द कंसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम जो है किसी प्रोसीजर को हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जो है डेटा को हाइड करते हैं, इसलिए हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल तो यहाँ पर दिया गया है। आइए क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड का डी, रेफरेंस वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, C++ इंट्रोड्यूसेस ए न्यू काइंड ऑफ वेरिएबल नोन एज रेफरेंस वेरिएबल। तो C++ रेफरेंस वेरिएबल, C++ में रेफरेंस वेरिएबल का न्यू कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। और ए रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ डिफाइंड वेरिएबल। प्रोसीजरल, तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? किसी डिफाइंड वेरिएबल का एक एलियास उप नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मेक द वेरिएबल सम एज रिफरेंस टू द वेरिएबल टोटल। यहाँ पर स्टूडेंट हम जो है सम नाम का एक वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसका नाम है टोटल। देन सम एंड टोटल कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो कहने का अर्थ यह है स्टूडेंट्स, हम C++ में जो है कोई वेरिएबल है तो उसका जो है रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए रेफरेंस वेरिएबल इज क्रिएटेड एज फॉलोज। तो देखिए रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं? डेटा टाइप लिखते हैं, स्पेस या एंड सिंबल लगाते हैं जो इंग्लिश का होता है, एम्परसेंड रेफरेंस नेम, असाइनमेंट बाय वेरिएबल नेम। एग्जाम्पल, फ्लोट टोटल 100। रेफरेंस हम उसी का बना सकते हैं जो वेरिएबल स्टूडेंट जो है इनिशलाइज्ड हो, उसकी वैल्यू डेफिनिट है तभी हम बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। ओके स्टूडेंट, जैसे इसका अर्थ समझिए, यहाँ पर एक वेरिएबल जिसका नाम है टोटल, टोटल का एक दूसरा नाम हमने रख दिया स्टूडेंट सम। अगर सम की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो टोटल की वैल्यू भी बढ़ जाएगा, सम की वैल्यू को घटाया जाएगा तो टोटल की वैल्यू भी घटेगा, क्योंकि दोनों एक ही आइडेंटिफायर, एक ही मेमोरी लोकेशन को रिफ़र करते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर सम की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो 100 प्रिंट करेगा, और टोटल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो 100 प्रिंट करेगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि एलियास वेरिएबल है। अब देखिए इसका रेफरेंस वेरिएबल का एक दूसरा भी काम है। ये मेजर एप्लीकेशन ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इज इन पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शंस। रेफरेंस वेरिएबल का एक दूसरा उपयोग है, देखिए क्या, कोई फंक्शन है फन, इसमें हम जो है रेफरेंस बना रहे हैं, एक्स वेरिएबल जो है को रेफरेंस बना रहे हैं। रेफरेंस कैसे बनाते हैं? डेटा टाइप स्पेस एम्परसेंड सिंबल वेरिएबल नेम।
देखिए स्टूडेंट, इस फंक्शन की बॉडी में हम एक्स की वैल्यू को एक्स प्लस 10 कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मेन मेथड लगाया गया है, इसमें एम की वैल्यू 100 है, सॉरी 10 है, और अब देखिए स्टूडेंट फंक्शन को कॉल किया गया, एम की वैल्यू पास किया गया 10, और फंक्शन का मशीन का कंट्रोल जैसे इस फंक्शन की बॉडी में जाएगा तो एक्स की वैल्यू में जो है ऐड हो जाएगा 10। तो पहले 10 था, अब 10 और ऐड हो गया तो कितना हो गया 20 ऐड हो गया। तो जब हम जो है आउटर वर्ल्ड से जो है एम की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो एम एंड एम की वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स, 20 आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको आप देख लीजिएगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्लास देखते हैं क्या होता है। क्लास, तो ए क्लास इज ए वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। क्लास जो है डेटा एंड फंक्शन को बाइंड करने का एक मैकेनिज्म है। इट अलाउज द डेटा टू बी हिडन इफ नेसेसरी फ्रॉम एक्सटर्नल यूज। यह जो है डेटा को हिडन करने का जो है एक मैकेनिज्म है। हम यहाँ पर जो है हम किसी क्लास के डेटा को हिडन करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास अलग अलग विजिबिलिटी मोड्स हैं। When defining a class, we are creating a new abstract data type. Can be created like any other built-in data type. Generally, a class specification has 2 parts. स्टूडेंट, हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसमें जो है 2 पार्ट होता है। कोई क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें 2 पार्ट आते हैं, क्लास डिक्लेरेशन, क्लास फंक्शन डिक्लेरेशन, सॉरी क्लास फंक्शन डेफिनेशन। तो आइए स्टूडेंट कैसे क्लास डिक्लेयर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्लास डिक्लेरेशन इज, क्लास स्पेस देंगे, क्लास नेम, स्टार्टिंग ब्रेस लगाएंगे, प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, सेमीकोलन लगाएंगे। उसी तरह से प्राइवेट हो गया, पब्लिक लेवल पर भी यही बात, वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। प्रोटेक्टेड लेवल में डेटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम द जनरल फॉर्म ऑफ क्लास डिक्लेरेशन इज, ये हमारा स्टूडेंट क्लास का डिक्लेरेशन है। और किसी क्लास का जो टर्मिनेशन होता है वह सेमी कोलन से होता है, इसलिए देखिए जो क्लोजिंग ब्रेस है उसके बाद सेमी कोलन लगाया गया। तो देखिए स्टूडेंट, द क्लास मेंबर डैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। तो यहाँ पर मैं थियरी आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि कोई भी क्लास है स्टूडेंट्स, उसका मेंबर अगर प्राइवेट है तो उस प्राइवेट मेंबर्स को उस क्लास का मेंबर फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है, अदर आउटर साइड से उस प्राइवेट डेटा को हम एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को हम जो है चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, और पब्लिक है तो पब्लिक डेटा को हम जो है आउटर वर्ल्ड से एक्सेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको आप जो थियरी मैंने लिखा है इसको आप देख लीजिएगा। आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं। ए सिंपल क्लास एग्जाम्पल, क्लास का नाम है आइटम, इसमें 2 डेटा मेंबर है स्टूडेंट, INT नंबर, फ्लोट कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मोड प्राइवेट नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता होगा या यहाँ जानते रहिए कि कोई भी क्लास अगर उसका जो है विजिबिलिटी मोड नहीं दिया है तो किसी क्लास का C++ में विजिबिलिटी मोड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा INT नंबर, फ्लोट कॉस्ट, नंबर एंड कास्ट यहाँ पर दोनों प्राइवेट डेटा मेंबर हैं। अब देखिए पब्लिक लेवल पर स्टूडेंट 2 मेंबर फंक्शन है जिनका नाम है गेट डेटा, पुट डेटा, ये डिक्लेयर्ड है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है क्लास हम डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3B,
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर A constructor is a special member function whose task is to initialize the object of its class. कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स जो है क्लास का मेंबर फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम जो है इनिशलाइज करते हैं. ओके स्टूडेंट, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता. इवन वायड भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होता. ओनली, और इसकी पहचान क्या है, इसका नाम वही होता है जो उस क्लास का नाम होता है. इट इज़ ए स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज द सेम एज द क्लास नेम. द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड. तो स्टूडेंट, हमारा कंस्ट्रक्टर जो होता है एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता और उसका नाम क्लास के नेम का ही होता है, और यह ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. हमें इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, जबकि अदर मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल, क्लास इंटीजर, इसमें डेटा मेंबर mn है. देखिए यहाँ पर इंटीजर, एक क्लास का नाम इंटीजर है तो इंटीजर यहाँ पर मेथड का भी नाम है, तो यह कंस्ट्रक्टर है. ओके स्टूडेंट, और इस कंस्ट्रक्टर को देखिए क्लास के आउटसाइड डिफाइन किया गया. कैसे, देखिए रिटर्न टाइप तो होता नहीं, क्लास नेम फॉलोड बाय स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नाम है इंटीजर, राउंड ब्रैकेट में वाइड रहेगा, यम एंड एन की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया. तो यह स्टूडेंट है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अब देखिए किसी उस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं. देखिए लिखा है व्हेन ए क्लास कंटेन ए कंस्ट्रक्टर like the one defined above, it is guaranteed that an object created by the class will be initialized automatically. तो ओके स्टूडेंट, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यह क्लास का जो मेंबर्स होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटो कॉल होता है और उस क्लास के मेंबर इनिशियलाइज हो जाते हैं. देखिए लिखा है आई इंटीजर int1 सेमी कोलन object int1 created not only creates the object int1 of type integer but also initializes its data members m and n to 0. तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट होता है, उस क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है मशीन ऑटोमेटिकली कॉल करता है, और इस कारण से उसका जो काम है क्लास के मेंबर्स को कुछ इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज करना. तो देखिए स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के कुछ स्पेशल फीचर्स क्या हैं. दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन. तो पहली बात यह कि कंस्ट्रक्टर हमारा जो है पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं. दे आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होते हैं. कंस्ट्रक्टर हमारे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली कॉल होता है. दे डोंट हैव रिटर्न टाइप. कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वाइड भी नहीं होता. दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड. कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है बेस क्लास के लेकिन जो है डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, लाइक अदर C++ फंक्शन दे कैन हैव डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स. कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल. कंस्ट्रक्टर हमारा वर्चुअल नहीं होता और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में हो सकते हैं. आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 गार्बेज कलेक्शन क्या होता है. C++ गार्बेज कलेक्शन. तो देखिए गार्बेज कलेक्शन इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक
गार्बेज कलेक्शन क्या है स्टूडेंट? मेमोरी के मैनेजमेंट करने का एक टेक्निक है. इट इज़ ए सेपरेट ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट मेथड which is used in programming languages where manual memory management is not preferred or done. तो स्टूडेंट जब हम मैनुअली जब मेमोरी मैनेजमेंट लैंग्वेज के थ्रू नहीं कर पाते तो C++ जो है ऑटोमेटिकली जो है मेमोरी को मैनेज करता है. इस मेमोरी मैनेजमेंट को कहते हैं C++ गार्बेज कलेक्शन. तो जो प्रोग्राम लंबे समय से जो है हमारा जो मशीन से यूज नहीं करता, मशीन क्या करता है, जो C++ गार्बेज कलेक्टर प्रोग्राम है वो क्या करता है, जो वेस्टेज मेमोरी है, जो प्रोग्राम यूज नहीं हो रहा है लंबे समय से, उसको क्या करता है, रीलोड कर देता है, जिससे हमारा जो मेमोरी है, रैम है, वह जो है फ्री हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो प्रोग्राम है उसका इफ़िशियंसी, स्पीड बढ़ जाता है. ओके स्टूडेंट. In the manual memory management method, the user is required to mention the memory which is in use and which can be deallocated. तो मैनुअली क्या होता है, जब मैनुअली करते हैं तो कौन सा जो है प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, उसको हम डीएलोकेट करते हैं. लेकिन जो ऑटोमेटिक हमारा जो मशीन अपने आप करता है उसको हम कहते हैं C++ गार्बेज कलेक्टर, और वह जो है कुछ एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वर्क करता है. तो देखिए कौन कौन सी फाइलें को रिमूव करेगा. ओनली मेमोरी विल बी मैनेज बाय गार्बेज कलेक्शन. अदर रिसोर्सेज सच एज डिस्ट्रक्टर्स, यूजर इंटरेक्शन, विंडोज और फाइल्स विल नॉट बी हैंडल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर्स. तो यूजर इंटरेक्शन, विंडो और फाइल्स, इसको जो है गार्बेज कलेक्टर जो है रिमूव नहीं करता है स्टूडेंट्स. आइए क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. तो जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं डायनामिक सी, जैसा कि हमारा जो सी लैंग्वेज है उसमें हम जो मेमोरी का जो डायनामिक क्रिएशन हम जो है मैलॉक, एलॉक, कैलॉक के थ्रू करते थे. मैलॉक, कैलॉक, री एलोक के थ्रू करते थे, और फ्री के थ्रू उस एलोकेटेड बंच ऑफ मेमोरी को हम जो है डिस्ट्रॉय करते थे. उसी का सब्सटीट्यूट है C++ लैंग्वेज में, जिनका नाम है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर. तो न्यू के थ्रू हम जो है ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को क्रिएट करते हैं डायनामिकली रन टाइम, और डिलीट ऑपरेटर से एलोकेटेड ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को हम रिमूव करते हैं. ओके स्टूडेंट. तो आइए इनका एग्जांपल देखते हैं. फाइंड स्टोरेज फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, रिटर्न सूटेबल पॉइंटर. तो हमारा मेमोरी अवेलेबल होता है, कहने मतलब इस मैकेनिज्म पर वर्क करता है. मेमोरी जितना हम ग्राइंड करते हैं उतना अवेलेबल होगा, तो उतना जो है मेमोरी जो है ब्लॉक्स जो है क्रिएट करता है, और उसको जो है पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करता है. और यदि जो है अवेलेबल मेमोरी नहीं है तो रिटर्न क्या करता है, 0 करता है. ओके स्टूडेंट. तो जनरल सिंटैक्स देखिए, डेटा टाइप पॉइंटर, असाइनमेंट बाय न्यू, डेटा टाइप सेमीकोलन. तो यह सिंटैक्स है स्टूडेंट. तो इसके थ्रू हम वेयर डेटा टाइप कैन बी शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, एरे, इवन क्लास, ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए न्यू INT. अगर न्यू INT लिखें इसका अर्थ क्या है, एन एक्सप्रेशन टू एलोकेट ए सिंगल इंटीजर. न्यू फ्लोट लिखेंगे सेमीकोलन, तो इसका क्या अर्थ है, एन एक्सप्रेशन टू एलोकेट फ्लोटिंग वैल्यू. If the call to the new operator is successful, it return
ए पॉइंटर टू द स्पेस दैट इज एलोकेटेड। तो जैसे ही स्टूडेंट हमारा ये फंक्शन सक्सेसफुल होगा, उस एलोकेटेड ब्लॉक्स का जो है एड्रेस रिटर्न करता है। उस एड्रेस को हम जो है पॉइंटर वेरिएबल में होल्ड करते हैं और उस पॉइंटर के थ्रू उस मेमोरी को हम एक्सेस करते हैं। ओके स्टूडेंट, और यदि मेमोरी अवेलेबल नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो यह फंक्शन जीरो रिटर्न करता है, और जीरो से हम टेस्ट करके बताएंगे कि जो है मेमोरी सक्सेसफुल जो है मिला या फेल हो गया। डिलीट ऑपरेटर, जैसा कि हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में जो फ्री फंक्शन काम करता था, वहीं यहाँ पर डिलीट ऑपरेटर के हेल्प से हम जो है मेमोरी को, क्रिएटेड ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को रिमूव करते हैं। सिंटैक्स देखिए स्टूडेंट, डिलीट पॉइंटर नेम सेमीकोलन। As the new operator return a pointer to the object being created, the delete operator must define a pointer name but not with data type. The delete operator takes no argument for deleting a single instances of a memory variable created by new operator. For example, देखिए स्टूडेंट, char ptr underscore ch assignment by new char memory for a character allocated। देखिए एक कैरेक्टर वेरिएबल के लिए हमने मेमोरी रन टाइम क्रिएट किया है स्टूडेंट। int ptr I असाइनमेंट बाय न्यू int इंटीजर एलोकेशन के लिए एक पॉइंटर किया। अब देखिए डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट ptr अंडरस्कोर ch डिलीट ptr अंडरस्कोर I। तो इस तरह से हम मेमोरी को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, int p, देखिए यहाँ पर असाइनमेंट रहेगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप सही कर लेना स्टूडेंट। int p असाइनमेंट बाई न्यू int राउंड ब्रैकेट में 15। तो यहाँ पर हम वैल्यू भी क्रिएट करते समय प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर क्यू पॉइंटर के थ्रू हमने जो है पॉइंट किया वैल्यू 7.25। आगे स्टूडेंट देखते हैं, जिस तरह से मैंने ऊपर इस मेमोरी ब्लॉक को डिलीट किया, डिलीट p डिलीट q के थ्रू हम जो है करके स्टूडेंट हम मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रन टाइम। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखिए आपने सुना होगा एब्स्ट्रैक्शन। तो जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है कि कोई क्लास है इनकम्प्लीट क्लास है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। तो अगर कोई क्लास है उसमें जितने मेथड है इनकम्प्लीट है, ऑल मेथड जो है किसी क्लास का इनकम्प्लीट है, तो ऐसे क्लास को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखिए कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। क्लास विच कंसिस्ट ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। कोई क्लास है जिसमें जो है जो फंक्शंस हैं प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैं, तो ऐसे क्लास को हम कहेंगे स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ए फंक्शन may be defined without any statement, or the function declaration may be equated to 0 if it does not have the function definition part। तो दो तरह से स्टूडेंट, या तो हम बॉडी न दें या बॉडी दें तो उसको इक्वेटेड कर दें 0 को। ऐसे क्लास को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनकम्प्लीट क्लास होती है, जिसमें जो मेथड्स होते हैं वर्चुअल होते हैं। वर्चुअल का मतलब है उनकी बॉडी नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लास बेस प्राइवेट मोड पर देखिए int x है, फ्लोट y है। पब्लिक मोड पर देखिए स्टूडेंट वर्चुअल वायर्ड गेट डेटा, वर्चुअल वायर्ड डिस्प्ले। देखिए स्टूडेंट इसमें दो मेथड है, दोनों जो है डिक्लेयर है, डिफाइंड नहीं है। तो इस क्लास को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
आइए क्वेश्चन नंबर 5, पब्लिक डेरिवेशन इन इनहेरिटेंस। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि हम इनहेरिटेंस के थ्रू करते क्या है, हम एक क्लास की प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को दूसरे क्लास में जो है इस प्रॉपर्टी से एक्सेस करते हैं, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और हम जो है C++ में किसी क्लास को हम 3 वेज डिराइव कर सकते हैं, प्राइवेटली, पब्लिकली एंड प्रोटेक्टेड वे। The most important type of access specifier is public. In public derivation, each public member in the base class is public in the derived class. Each protected member in base class is protected member in the derived class, and each private member in the base class remain private in the base class. तो कोई भी क्लास है स्टूडेंट जिसमें हमारे मेंबर अलग अलग टाइप के हैं, तो जब हम उसको पब्लिकली डिराइव करेंगे तो प्राइवेट जो डेटा मेंबर है वह डिराइव क्लास में नहीं जाएगा, लेकिन प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डिराइव क्लास में जाएंगे और उनके मोड में कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स किसी क्लास को पब्लिकली डिराइव करते हैं तो प्रोटेक्टेड जो है डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड फॉर्म में जाएगा और पब्लिक फॉर्म में जाएगा। ओके स्टूडेंट, आइए एग्जांपल देखते हैं इसका कैसे जो है। देखिए हम डिराइव करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, क्लास बेस क्लास नेम ब्लॉक रहेगा, यहाँ पर डेटा मेंबर मेथड्स रहेंगे, उसके बाद डिराइव क्लास का नाम, क्लास डिराइव क्लास नेम कोलन पब्लिक। देखिए यहाँ पब्लिक लगा रहे हैं क्योंकि पब्लिकली डिराइव कर रहे हैं, बेस क्लास नेम, बेस क्लास की बॉडी डिराइव क्लास का बॉडी रहेगा, यहाँ पर सेमी कोलन से क्लास टर्मिनेट होता है इसलिए सेमी कोलन। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कोई क्लास है बेस ए, इसमें डेटा मेंबर INTX प्राइवेट है, तो इसलिए देखिए प्राइवेट है तो नॉट एक्सेसिबल, यह प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होता है, प्रोटेक्टेड होगा एक्सेसिबल। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों एक्सेसिबल होंगे, इसलिए देखिए यहाँ पर कमेंट मैंने लिखा है एक्सेसिबल Y एक्सेसिबल Z। अब इसके बाद देखिए डिराइव्ड क्लास का नाम डी रख रहे हैं, क्लास डिराइव्ड डी कोलन पब्लिक बेस ए। और इस डिराइव्ड क्लास में स्टूडेंट हम जो है बना रहे हैं एक प्राइवेट डेटा मेंबर जिनका नाम है W, आल्सो अवेलेबल Y एज प्रोटेक्टेड मोड एंड Z एज पब्लिक मोड। तो देखिए यहाँ पर प्राइवेट डेटा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो बेस क्लास है उसका भी Y मेंबर एंड Z मेंबर यहाँ पर रहेंगे इनडायरेक्टली। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस डिराइव क्लास में कितने मेंबर हुए, 3 मेंबर हुए, W, Y एंड Z। इसको मैंने थियरी में लिखा है, इसको आप समझ जाना। आइए अब जो है देखते हैं स्टूडेंट प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में क्या होता है। प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में देखिए आपको क्या जानना है कि हमारा जो बेस क्लास का जो प्राइवेट मेंबर तो आएगा नहीं, प्राइवेट तो डिराइव क्लास में नहीं आएगा, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड दोनों बेस क्लास डिराइव क्लास में एक्सेसिबल होंगे, लेकिन यहाँ आएंगे तो दोनों के मोड क्या होंगे, प्रोटेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट इसका भी सिंटैक्स यहाँ पर लिखा, इसके साथ यहाँ पर इसका देखिए यहाँ पर डिराइव क्लास में लिखा क्लास डिराइव क्लास नेम कोलन प्रोटेक्टेड बेस क्लास नेम और बेस क्लास की बॉडी डिराइव क्लास की बॉडी। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्लास बेस ए, देखिए INTX तो एक्सेस नहीं होगा इसलिए नॉट एक्सेसिबल, Y एंड Z होंगे इसलिए एक्सेसिबल लिखा गया।
और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डिराइव क्लास का मैंने नाम लिखा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कमेंट में मैंने लिखा हियर आल्सो अवेलेबल वाई जेड एज प्रोटेक्टेड मोड। यहाँ पर बेस क्लास का जो वाई एंड जेड मेंबर है अवेलेबल रहेगा, लेकिन इसका मोड क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने थियरी में लिखा है, इसको आप सब पढ़ लेना। इसके बाद आइए स्टूडेंट देखते हैं यूज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का देखिए यूज क्या है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज वन ऑफ द मेनी एक्साइटिंग फीचर्स ऑफ C++ लैंग्वेज। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है एक एक्साइटिंग अट्रैक्टिव फीचर्स है। देखिए क्या क्या फीचर्स है स्टूडेंट। इट एनेबल्स प्रोग्रामर टू यूज नोटेशन क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसके थ्रू हम जो है, जो प्रोग्राम होता है वह जो है रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है उसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड सिमिलर सपोर्ट टू बिल्ट इन टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप। इसके थ्रू हम जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वह सिमिलर होता है बिल्ट इन टाइप की तरह। बिल्ट इन टाइप की तरह हमारा प्रोग्राम बिहेव करे, इसके लिए जो है कंसेप्ट आया जो है ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग का। ओके स्टूडेंट, इट मेक द प्रोग्राम ईजियर टू स्टैंड। जब रियल वर्ल्ड फॉर्म में हमारा प्रोग्रामिंग लिखा जाएगा तो प्रोग्राम को समझना क्या होगा, आसान होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिएगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना। It seems that the main idea of using operator overloading in a C++ program is to make it more natural to read and write। तो इसके थ्रू हम स्टूडेंट्स जो C++ में जो प्रोग्राम लिखते हैं वह मोर नेचुरल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं ओवरलोडिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। दिस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज आइदर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। तो इस ऑपरेटर का यूज हम 2 तरह से स्टूडेंट कर सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट फॉर्म में। हालांकि जो है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का जो कोडिंग होता है, जो मैकेनिज्म होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर C++ में दोनों के कोडिंग के लिए दोनों मशीन में एम्बिग्यूटी ना है, उसके लिए अलग अलग जो है फॉर्म बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं क्या है। ए प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज बाय ओवरलोडिंग ए प्रीफिक्स ऑपरेटर। तो फिबोनाची सीरीज का एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जा रहा है इसमें। तो आइए देखते हैं कैसे। एक स्ट्रक्चर बनाया फिबोनाची नाम का, जिसमें जो है डेटा मेंबर्स देखिए क्या है, अनसाइंड लॉन्ग INT F0 F1 B, और एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है फिबोनाची। ओके स्टूडेंट, तो एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन बनाया जिनका नाम है ऑपरेटर प्लस प्लस। एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर किया डिस्प्ले सेमीकोलन। आइए स्टूडेंट फिबोनाची फंक्शंस को हम देखिए क्लास के आउटसाइड डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है फिबोनाची नाम का, तो इसको हम रिटर्न टाइप तो होता नहीं, क्लास का नाम है फिबोनाची कोलन सेमी कोलन कोलन को हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और फिबोनाची जो है कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर डिफाइन किया, F0 की वैल्यू 0, F1 की वैल्यू 1, 0 1 ले करके हम प्रॉब्लम को
आगे चल रहे हैं सीरीज को, जैसा कि हम फिबोनाची सीरीज में हम मान ले रहे हैं कि 0 फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू 1 है, और 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो हमारा सीरीज क्या होगा 0 1 1, 1 1 को ऐड करेंगे तो 2, तो अगला नंबर आएगा 0 1 1 2। इसी तरह से 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा सीरीज बढ़ता जाएगा 0 1 1 2 3 5 8 13, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को स्टूडेंट हम डिफाइन कर रहे हैं क्लास के बाहर। तो क्लास के बाहर डिफाइन किया, इसके बाद ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन किया। तो देखिए ऑपरेटर फंक्शन कैसे काम कर रहा है स्टूडेंट्स। जैसे हम जब इंक्रीमेंट करते हैं तो उसमें कोड क्या होगा, F0 में F1 आएगा, F1 में B आएगा, और B की वैल्यू को अगेन हम न्यू सम करेंगे। तो B इक्वल असाइनमेंट बाई F0 + F1। तो इस कोड से हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा जो है सीरीज में आगे बढ़ता जाएगा। +1 करेंगे तो अगेन यह कोड चलेगा। अब मेन मेथड में आते हैं, फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं INTN। हाउ मेनी पीपल को नंबर्स आर टू बी डिस्प्लेड। इसकी वैल्यू को कीबोर्ड से लेते हैं और उसके बाद obj.f1 obj.f0 इसको प्रिंट करते हैं स्टूडेंट्स। सेट W क्या है, एक मैनिपुलेटर है जिसके हेल्प से ये करता क्या है, दोनों वैल्यू के बीच में 4 टाइप का स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद आइए स्टूडेंट लूप चलाया गया। आई की वैल्यू देखिए 2 से चला रहे हैं, क्यों n-1 तक, क्यों, क्योंकि हम जो 2 वैल्यू पहले ही प्रिंट करा चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो obj.display कर रहे हैं। इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट। ओके, इस तरह से स्टूडेंट हमारा यह प्रोग्राम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग का है। इस प्रोग्राम को आप कंपाइल रन कराएंगे तो अगर n की वैल्यू 8 देते हैं तो आपका आउटपुट यह आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए पोस्ट इंक्रीमेंट फॉर्म के बारे में देखते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट अनलाइक ओवरलोडिंग ए प्रीफिक्स ऑपरेटर, ओवरलोडिंग ए पोस्टफिक्स ऑपरेटर ऑलवेज टेक्स ए सिंगल आर्गुमेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑपरेटर फंक्शन होता है उसमें हम सिंगल आर्गुमेंट पास करते हैं। इसका देखिए यहाँ स्टूडेंट कोड मैंने लिखा है, क्लास फिबोनाची तो अनसाइंड लॉन्ग यहाँ हो गया स्टूडेंट डेटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर कोड डिक्लेयर किया, ऑपरेटर फंक्शन कोड डिक्लेयर किया स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए जो ऑपरेटर है यहाँ पर इसमें रिटर्न टाइप कर रहा है क्लास टाइप का वैल्यू, इसलिए यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप फिबोनाची लिया, डिस्प्ले मेथड यहाँ डिक्लेयर किया। अब 1 बाई 1 इसको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर जैसे चलेगा ऑटोमेटिक चलता है, तो इसकी वैल्यू हमारा F0 0, F1 1, B की वैल्यू 2 हो जाएगा। इसके बाद डिस्प्ले मेथड को दिया, डिस्प्ले मेथड से क्या किया, B की वैल्यू प्रिंट किया। इसके बाद स्टूडेंट
फिबोनाची जो हमारा ऑपरेटर मेथड्स है इसको डिफाइन किया। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंटीजर पास किया है स्टूडेंट्स, F0 में F1 आएगा। देखिए इंटरचेंज हो रहा है वैल्यू, और यह क्लास टाइप का फंक्शन जो है हमारा जो है वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए रिटर्न करंट ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, होल्ड करता है, इसलिए हमने जो है रिटर्न एस्ट्रिस्क दिस पॉइंटर का यूज़ किया है स्टूडेंट्स। इसके बाद मेन मेथड में आए फिबोनाची रिटर्न, ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू लिया n का, एक लूप चलाया स्टूडेंट्स, obj.display। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर यह पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मशीन कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो, इसलिए जो है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन के केस में जो है एक सिंगल इंटीजर पास करते हैं। इससे मशीन हमारा जो है समझता है कि यह जो है जो ऑपरेटर है वो उसको जो है पोस्ट इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अगर हम n की वैल्यू 8 देते हैं तो यह आउटपुट आएगा 0 1 1 2 3 5 8 13। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखिए स्टूडेंट, मल्टीपल इनहेरिटेंस का अर्थ यह है कि कोई एक सिंगल क्लास मल्टीपल बेस क्लास से डिराइव्ड होती है। तो इस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ सकता है, जब जो हमारा जो मल्टीपल या मोर देन वन जो बेस क्लासेस है उसमें यदि सेम नाम के फंक्शंस हैं तो जैसे ही जो है वह दोनों मेथड को हम जो है डिराइव्ड क्लास में एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर जो है एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है, और इसको हम रिजॉल्व करते हैं बेस क्लास नेम, स्कोप ऑपरेटर, उसके बाद मेथड नेम। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर हमने जो है एक क्लास बनाया जिसका नाम है यम। इसमें डिस्प्ले नाम का एक मेथड है। ओके स्टूडेंट, इसमें सी आउट किया, क्लास यम। उसी तरह से स्टूडेंट एक क्लास बनाया यन, इसमें भी सेम मेथड है डिस्प्ले, लेकिन इसमें हम मैसेज दे रहे हैं क्लास यन। ओके स्टूडेंट, तो क्लास यम एंड यन आर टू मेथड्स दैट हैव द सेम मेथड्स नेम डिस्प्ले। तो इस सिचुएशन में देखिए एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए इसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट, क्लास पी कोलन, इसके बाद बेस क्लास का नाम होता है और पब्लिकली डिराइव कर रहे हैं तो पब्लिक यम कामा पब्लिक यन ब्लॉक वाइड डिस्प्ले ओवरराइड डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑफ यम एंड यन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ओवरराइड होता है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जिस क्लास को हमें एक्सेस करना है, अगर यम क्लास के मेथड को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर कॉल करते हैं यम स्कोप ऑपरेटर डिस्प्ले। यदि हमें यन बेस क्लास के मेथड को एक्सेस करना है तो हम उसके लिखेंगे यन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम जो है रिजोल्यूशन को रिमूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो देखिए स्टूडेंट, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, जब वन फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर अलग अलग पैरामीटर सिग्नेचर पे करता है
तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो C++ का यह न्यू फीचर्स है, इसके थ्रू हम एक ही नाम के जो है कई काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, C++ पे हम जो है एक नाम के जो है मल्टी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन एक आपको यह ध्यान रखना है कि जितने फंक्शंस होंगे सबके सिग्नेचर क्या होंगे, यूनिक होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तभी हम जो है फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आइए स्टूडेंट देखिए, थ्योरी मैंने आपको लिखा है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए लॉजिकल मेथड ऑफ कॉलिंग सेवरल फंक्शन with a different argument and data type that perform basically identical thing by the same name. The main advantages of using function overloading are, देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग के क्या एडवांटेजेज हैं, eliminating the use of different function name for same operations, सेम तरह का ऑपरेशंस है तो उसके लिए हमें अलग अलग फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं वह नहीं करना पड़ता। हेल्प टू अंडरस्टैंड, डीबग एंड ग्रैप्स इजीली, इसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं, डीबग कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कोड, और इस तरह से हमारा जो कोड को मेंटेन करना आसान होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड आउटसाइड वर्ल्ड, इससे हम जो है प्रोग्राम और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में जो है एक बेटर रिलेशन बना सकते हैं, बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउज टू यूज द सेम फंक्शन नेम फॉर वेरियस डेटा टाइप्स। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है, हमारा फंक्शन नेम एक होता है लेकिन बिहेवियर मल्टी होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखा है स्वैपिंग का प्रॉब्लम। जैसा कि अगर सपोज करिए हमें स्वैप करना है, दो नंबर को इंटरचेंज करना है, तो मान लेते हैं स्टूडेंट हमने फंक्शन बनाया स्वैप, INT रिफरेंस IX I इंटीजर को रिफर कर रहा है, कामा INT रिफरेंस IY, यहाँ पर रिफरेंस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट स्वैप नाम देखिए अगेन आ गया, फ्लोट रिफरेंस FX, फ्लोट रिफरेंस FY सेमी कोलन। उसी तरह से एक फंक्शन और बनाया CHAR रिफरेंस CX, CHAR रिफरेंस CY। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फंक्शन को हमने अलग अलग सिग्नेचर दिया लेकिन सबके जो है नेम क्या है, सेम है। यह फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है। अब देखिए स्टूडेंट, स्वैप IX IY, इस फंक्शन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन का नाम लिखेंगे और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह दूसरा फंक्शन हम कॉल करेंगे FX FY, तीसरा कॉल करेंगे CX CY डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इन फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। वायर्ड स्वैप रिफरेंस A रिफरेंस INT रिफरेंस B। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, वहाँ डिक्लेरेशन था, यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो टेम्प नाम का एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, डिक्लेयर किया, टेम्प असाइनमेंट A असाइनमेंट B असाइनमेंट टेम्प। इस कोड से स्टूडेंट हम जो है 2 इंटीजर्स की वैल्यू को थर्ड वेरिएबल के हेल्प से हम स्वैप कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से फ्लोटिंग का कोड मैंने लिखा, इसी तरह से स्टूडेंट कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल का कोड लिखा। तो इस कोड से स्टूडेंट आप स्वैपिंग कर सकते हैं। ओके, तो सेम कोड है, अलग अलग डेटा हम पास करेंगे तो अलग अलग डेटा को रीड करेगा
और स्वैप कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 का बी, जेनरिक फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो है कि हमारा जो है टेम्पलेट, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, कई बच्चे नहीं आए थे। टेम्पलेट इज ए मेथड फॉर राइटिंग ए सिंगल फंक्शन और क्लास फॉर ए फैमिली ऑफ सिमिलर फंक्शंस और क्लासेस इन ए जेनरिक मैनर। तो टेम्पलेट के थ्रू हम एक क्लास या एक फंक्शन को हम जेनरिक टाइप का क्रिएट कर सकते हैं, जो अलग अलग डेटा टाइप पर एक्शन करता है। ओके स्टूडेंट, अगर हमारा जो है लॉजिक सिमिलर है तो हमें जो है अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग बॉडी, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग जो क्लास के डेफिनेशन को हमें प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। एक ही क्लास से या एक ही मेथड डेफिनेशन से हमारा काम हो जाता है। ऐसे क्लास को जेनरिक क्लास और ऐसे मेथड को जेनरिक फंक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं द जनरल सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग ए फंक्शन टेम्पलेट इन C++ इज। अगर आपको टेम्पलेट क्लास समझ में नहीं आता है तो आप हमारा जो है C++ का वीडियो लेक्चर देखें। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे हम फंक्शन टेम्पलेट बनाते हैं। तो टेम्पलेट एंगल ब्रैकेट में जो है क्लास T, इसके बाद T फंक्शन नेम, T फॉर्मल आर्गुमेंट्स, फंक्शन की बॉडी, रिटर्न T। ओके स्टूडेंट, यह हमारा जो है टेम्पलेट फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हैज इंक्लूड iostream.h, टेम्पलेट क्लास T लिखा, एंगल ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट T स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में TN, T समझिए एक जेनरिक टाइप है। हालांकि T की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, तो T फॉर टेम्पलेट इसलिए हमने T यूज किया है। ओके, जैसा कि क्लास का नाम क्या होता है, यूजर डिफाइंड, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन T से समझ में आ जा रहा है कि T जो है हमने बनाया है, टेम्पलेट बना रहा है, इसलिए T गुड प्रेजेंटेशन है। तो आइए स्टूडेंट, हमने एक कोड लिखा, फंक्शन लिखा, जिसमें हम चाहते हैं कि नंबर जाए तो उसका स्क्वायर आए। इसके लिए कोड हमने लिखा, टेम्पलेट एंगल ब्रैकेट में क्लास स्पेस T एंगल ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद T स्क्वायर फंक्शन का नाम है, राउंड ब्रैकेट में T, उसके बाद आर्गुमेंट का नाम, क्योंकि सब हमारा जेनरिक टाइप का है। यह जेनरिक टाइप का डेटा लेगा और जेनरिक टाइप का रिटर्न करता है। ओके स्टूडेंट, तो इस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से देखें। ओके, यह बार बार पूछा गया एग्जाम में। इसके बाद मेन मेथड में आते हैं। यहाँ पर हमने जो है इंटीजर, फ्लोट, डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू लिया, इंटर एन इंटीजर। इंटीजर टाइप का डेटा हमने प्रॉम्प्ट किया, उसके बाद फ्लोट टाइप का डेटा प्रॉम्प्ट किया, उसके बाद डबल टाइप का डेटा प्रॉम्प्ट किया, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, स्क्वायर एक्स, इसके बाद वाई स्क्वायर निकाला,
एक्स इंटीजर के लिए है, वाई फ्लोट के लिए है और जेड डबल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट अब हमें कोडिंग अलग नहीं करना पड़ा, ये कहीं कोडिंग से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम चाहे इस प्रोग्राम में चाहे इंटीजर डेटा पास करें या फ्लोट डेटा पास करें या डबल डेटा पास करें, हमारा प्रोग्राम एक ही बॉडी से क्या होगा, मशीन कोड को एक्सपेंड कर देगा और टाइप के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन करता है। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे स्टूडेंट्स, तो आप जो है एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइए कि इसके थ्रू आप पेपर को रिवाइज कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।